आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था ये 1 डे फार्मर्स ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ये स्पेशली नेचुरल फार्मिंग का पर ही प्रोग्राम था। इसमें रिगार्डिंग नेचुरल फार्मिंग फार्मर्स को अवेयरनेस क्रिएट करना है। एंड प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनका फोकस है कि एट द टाइम ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया। उस प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी की हुआ है। इसके बाद में उन लोग को हम लोग का जितना भी पम्फलेट्स है जो नेचुरल फार्मिंग किस तरह करना है। इम्फाल से रिसोर्स पर्सन साइंटिस्ट जो सर आया हुआ है, जैसे हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस उन लोगों को जैसे बात नेचुरल फार्मिंग क्या चीज़ है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और नेचुरल फार्मिंग से क्या क्या हार्मफुल है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप देख पाएंगे बैकग्राउंड पे मेरे पीछे पे आज प्रोग्राम हो रहा है। आज का प्रोग्राम हम सभी को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है आज को 1 डे फार्मर्स ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑन नेचुरल फार्मिंग एट सिनुआ विलेज विद ऑल द CRPS एंड फार्मर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग इम्फाल इन कोऑर्डिनेशन विद ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश। इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है आज को। मैं पूरा दिखा देता हूँ आज का किस तरह से प्रोग्राम हो रहा है। पूछूंगा भी किसी से। चलिए आप सब बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक। अभी तक इतने ही लोग आए हैं और भी आएंगे, इतना आ चुका है अभी। सो गैस अभी यहाँ पे देखिए प्रोक तरह का और उल्टा कीजिए तो और इसके जी और पूरा दिखा दीजिए इस तरह से है। सो गैस लोग गैदरिंग हो रहा है अभी। पहले थोड़ा कम था, अभी धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है। तो शुरू होने ही वाला है, स्टार्ट होने ही वाला है, अभी हो ही जाएगा स्टार्ट। तो आप सब बने रहिएगा, मैं दिखा देता हूँ आप सभी को आज प्रोग्राम में किस तरह का एजेंडा लाया हुआ है और सुनेंगे क्या क्या किस तरह से ट्रेनिंग होगा, उसको क्या क्या चीज़ सिखाएंगे। आप सभी देखना, आप सभी को भी ये वीडियो से आज का प्रोग्राम सुनने को मिलेंगे। आप सभी को भी कुछ नॉलेज मिलेंगे, कुछ आइडिया मिलेंगे इस वीडियो के ज़रिए। चलिए बने रहिएगा, स्किप ना करें वीडियो को। मैं दिखा देता हूँ आज का। उसके बाद चानू CRP लोंगसोन, हाँ उसके बाद लोंगफोंग CRP वो ऑन द वे है बोल रहा था ना। उसके बाद मिंगटोंग, बाकी सिनुआ का CRP मेरे पार्टनर आ गया ना। बाकी हानान से फार्मर्स लोग आ गया। हाँ उसके कायमोई CRP और बाकी CRP जो मैं नहीं बुलाया वो लोग कोई है और नहीं है ना। ओजाको आ गया ना और कोई। हाँ तो अभी हम लोग सब आ गया तो स्टार्ट करेगा। जिदो का CRP पहुंच गया ना और लोंगथोंग का अभी नहीं पहुंचा। लोंगथोंग का ऑन द वे है। चानू का वो रास्ता में देख के छोड़ा था। डॉक्टर नरेंद्र चौधरी नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग का हम लोग का ये रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग इम्फाल से आया है। रेस्पेक्टेड PC सीनियर साइंटिस्ट KVK, रेस्पेक्टेड DO सर and my dear power friend along with CRPs of all respective villages। आज का जो हम लोग का जो नेचुरल फार्मिंग का जो प्रोग्राम है तो वो हम लोग इम्फाल से कोलैबोरेशन करके डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस लोंगडिंग हम लोग मिल के ओरिएंटेशन प्रोग्राम कम अवेयरनेस हम लोग यहाँ में इनिशिएट करने जा रहा है। तो ब्रीफली आज का जो एजेंडा है वो वेलकम एड्रेस है, जामान
फेलिसिटेशन हम लोग का रिसोर्स पर्सन को। हम लोग फिर होगा इंट्रोडक्शन हम सभी को, सब फार्मर्स। डीओ सर एड्रेस करेगा, इसके बाद फिर मैंने केवी के साइंटिस्ट कोऑर्डिनेटर वो कुछ आप लोग को ब्रीफिंग देगा। फिर हम लोग का पम्फलेट तो डिस्ट्रीब्यूट हो ही चुका है। इसके बाद में सीआरपी को हम लोग कुछ एक मोबाइल हैंडसेट दिया जाएगा। इसके बाद में टी ब्रेक होगा। फिर असली सेशन हम लोग टेक्निकल सेशन मैंने 11:30 बजे शुरू करना था, लेकिन थोड़ा देर हो सकता है, कोई बात नहीं। फिर उसके साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल सेशन भी होगा। इसके बाद वोट ऑफ थैंक्स और लंच, और इतना हम लोग का प्रोग्राम होगा। थैंक यू। हम अभी जमान सीआरपी सिन्हा को हम रिक्वेस्ट करता है कि आप अपना वेलकम एड्रेस थोड़ा मैंने प्रदान करते हैं। Very good morning to each and everyone. Respected scientists who is coming from Imphal, respected senior scientist KVK Longding Bhattacharjee sir, respected Kiran Kumar sir KVK, respected DAO Longding, respected ADO Longding, and all the CRPs who is coming from various village. Also, all the farmers today's who is present here in this program. So, मैं आप सबको तहे दिल से मोस्ट वेलकम। हमने एक छोटा सा प्रोग्राम समझ के सबसे पहले सिनवा में ही रखने का प्रयास किया है। सर लोगों को रिक्वेस्ट किया तो उन लोगों ने जैसे मेरे रिक्वेस्ट को माना, वैसे आप लोग साथ ही साथ जैसे इंफॉर्मेशन मिला वैसे यहाँ पे आ पहुंचा है। अब हमारे बीच टाइम ऑलरेडी 10 बजे पार हो चुका है, तो आप लोग जैसे भी इतने दूर से आके अगर 10 बजे तक भी पहुंचता है तो आप लोगों को एकदम दिल से मोस्ट वेलकम। आज हमारे बीच में जो लोग नहीं आ सका है वो लोग काफी मिस करोगे इस प्रोग्राम को। हम लोग जो लोग यहाँ आके पहुंच गया है वो लोग शुरू से लेके लास्ट तक अच्छा से सुनेंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ में आप लोग के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे हम लोग जितने लोग भी सीआरपी है, फार्मर्स है, वो लोग हमारे रिसोर्स पर्सन इम्फाल से जो आया वो अच्छा से सिखाएंगे, और हमारे एडीओ डीएओ और केवीके से जो सीनियर साइंटिस्ट दोनों आया हुआ है वो लोग से हम लोग को जो भी सिखाएगा वो चीज को हम लोग दिल थाम के एकदम सुनना है। और वो लोग आके हम लोग के लिए, फार्मर्स के लिए इतना दूर दूर से यहाँ पे इकट्ठे होके हम लोग के लिए आया है, तो उन लोग को एकदम once again most welcome. Thank you. In this few words, thank you once again. नेक्स्ट एजेंडा एज पर आवर शेड्यूल, हम लोग अभी हमारा जो साइंटिस्ट आया हुआ है हम लोग के बीच में है, उसको थोड़ा सा टोकन ऑफ लव। तो जमान जी आप थोड़ा इसका आगे बढ़ाइए प्रोग्राम को। सीआरपी हम लोग सब आया हुआ है मगर कोई किसी को नहीं पहचानता है, तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोग एक दूसरा को पहचान होने के लिए एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन राउंड ही खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ। माई सेल्फ मिस्टर नाइफू वांगसू, सर्विंग एज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर लॉन्गडिंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। इधर तो मैं आ चुका हूँ फर्स्ट टाइम अवेयरनेस देने के लिए। मेरा नाम जुमसन बाम है। हम इधर आप लोग का डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर लॉन्गडिंग। थैंक यू। मैं डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग इम्फाल, और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया हूँ। और आज का जो मेन ट्रेनिंग है स्पेशली यहाँ के आपका डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर और हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोऑर्डिनेशन से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसका मेन उद्देश्य है कि नेचुरल फार्मिंग का अवेयरनेस क्रिएट करना है। थैंक यू। Good morning everybody. Myself Dr. Utpal Kumar Bhattacharjee. मैं
सीनियर साइंटिस्ट का हेड हिसाब से KVK लॉन्गडिंग कानवाड़ी 2023 से काम कर रहा है और आज का प्रोग्राम में आने के बहुत खुशी मिला है और आप लोग से थोड़ा दिन भर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेगा और नेशनल डिपार्टमेंट के बारे में आप लोग को थोड़ा कोशिश करेगा कैसे ये है कि इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम है किरण कुमार सिंह और मैं ICAR KVK लॉन्गडिंग कानवाड़ी में नौकरी करता हूँ और मेरा डिजिग्नेशन है शिप टेक्निकल ऑफिसर। मैं यहाँ पे नया नहीं हूँ, 2019 से हूँ, लेकिन अरुणाचल में तो 2007 से है, तो आप समझ लीजिए है ना कितना ये होगा, आप लोग का जानकारी होगा। और उस हिसाब से जो नेशनल फार्मिंग में जो मटेरियल्स लगता है उसका बारे में भी, जो प्लांट्स लगता है ना हर्ब्स, उसका बारे में भी जानकारी है, तो आप लोग से डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में, है ना। थैंक यू। Once again, myself Sri Jaman Wangsu, CRP Sinwa, Community Resource Person. Thank you. सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दानभा बोहम, CRP सिन्वा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम मंगल मुंशु है, मैं नेहरू गांव से हूँ। मेरा नाम आजम है, अजय बब्बर, नेहरू बस्ती से हूँ, CRP। मेरा नाम शोभा साहब है, नेहरू बस्ती से CRP। मेरा नाम वांगवेल वांगफा, नेहरू। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम मकसूद मंसू, मैं जदों से हूँ, CRP। मेरा नाम सिनेमा सिंह, विलेज जलसा। मेरा नाम है तेलेकू हम, जलसा से। myself Panjivangsu from CRP। Good morning, myself Wangfra Wangsu, Community Resource Person, Changi Village। मेरा नाम जोपान है। मेरा नाम है श्री शैलेश ओकाम। मेरा नाम श्री वांगफो वांगजन है, डायरी फार्मर सेनो विलेज। मेरा नाम अजान मंसूर है, शेना बस्ती। मेरा नाम है राफेल, हम चिन्या का है। मेरा नाम है जवेद बंसू। मेरा नाम है माफा बंगाल, दारी फार्म। Good morning to everybody. Myself Azan Benham, CRP from Newsa. मेरा नाम तोतिंग वांगसु, BRC न्यूसा। My name is Koyen Thangkom, belong to Sinwa, Koni farmer. मेरा नाम है शाहरुख लुखम, न्यूसा फार्मर। Myself Sri Langza Wangpan, Longsun Village, CRP। सभी को गुड मॉर्निंग। Myself Mr. Pongjon Wangsu, CRP from Longsong Village। Thank you। मेरा नाम है वांगजेन वांगसू, CRP कोजाको विलेज। मेरा नाम है याफो पोयहम, नेवी फार्मिंग सिन्वा। My name is Khoram Deyam। मेरा नाम बोलम मुनहम, फार्मर। मेरा नाम मुनहो मुनहम, फार्मर। Ni chui phem là mình lấy xí rồi. Nó có tay khăn là mình lấy xí. Em muốn năm xí rồi. मेरा नाम Trisa Wangsu, village Nyosa. Cái gì nó có làm mình lấy xí rồi.
मेरा नाम है कपनाई पोहा राजवीर फार्मर। Good morning to all. My name is Tapo Bangsu. हम हानान से आया है। Nghề lấy muốn hầm. Good morning everyone. My name is Mankai Munam, dari from home. कुछ ब्लेसिंग्स देंगे आप लोग को, कुछ मैंने अपना जो विचार है नेचुरल फार्मिंग का बारे में थोड़ा मैंने रिक्वेस्ट करता हूँ सर, आप थोड़ा अपना जो विचार हम लोग के बीच में थोड़ा शेयर करें। Once again, good morning to you all. Our respected junior scientists who have come long way from Nepal to give you training, to give us training on natural farming. Respected Dr. Bhattacharya, head and KVK project coordinator KVK London, Kanawari, and my senior officer, my senior from the college, Kiran Kumar Singh, and all the CRPs और आप लोग सब फार्मर्स को गुड मॉर्निंग। ये जो नेचुरल फार्मिंग है, दिस इज़ माय सेकंड टाइम आप लोग के बस्ती में। लास्ट टाइम उधर कम्युनिटी हॉल में आया था, कम्युनिटी डे में लास्ट टाइम, उधर भी अवेयरनेस हम लोग अवेयरनेस के लिए आया था। उधर शायद कोई नहीं था होगा, तो आप लोग को उस समय भी अवेयरनेस हम लोग दिया था। और इस बार आज भी एक्चुअली ये जो हम लोग का जो प्रोग्राम है CRP लोग का अवेयरनेस क्रिएशन के लिए आया है, इसलिए रिसोर्स पर्सन इम्पाल से आया ही है। नॉर्थ ईस्ट को पूरा ये लोग देखता है और ये KVK कन्नौवारी से आया है। आप लोग को डिटेल्स में बताएगा क्यों नेचुरल फार्मिंग इम्पोर्टेंस क्यों है, आप लोग नेचुरल फार्मिंग ये तो क्यों करना चाहिए ना। तो फिर भी इसमें ऐसा है, मैं थोड़ा ब्रीफ में उसका नेचुरल फार्मिंग का बारे में अरुणाचल में कब लागू हुआ उसके बारे में बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल फार्मिंग जो है स्टेट अरुणाचल में हम लोग का 3 डिस्ट्रिक्ट में अभी तक लागू है। एक तो है तावांग डिस्ट्रिक्ट, एक लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट 0 एंड एक लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट। ये हम लोग लास्ट अगस्त सितंबर से हम लोग इधर हम लोग को आप लोग को अवेयरनेस के लिए हम लोग को ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट ने फंडिंग किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसके लिए हम लोग ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से 36 क्लस्टर्स हम लोग का अराउंड बस्ती तो काफ़ी बस्ती है ये में लोंगडिंग में, लेकिन हम लोग को गवर्नमेंट सेलेक्ट किया 36 क्लस्टर्स, पंचायत क्लस्टर को हम लोग सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट में हम लोग को 13 क्लस्टर के लिए आया था। 13 क्लस्टर में हम लोग 13 इधर से लोंगडिंग से हम लोग 13 लोंगडिंग कन्नौवारी पंचो वक्का लानू चुबम मिला के हम लोग 13 डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन 13 विलेज का सिलेक्शन हुआ है अभी जो चल रहा है। अभी जो न्यू फिर एडिशनल 7 क्लस्टर का गवर्नमेंट ने एलोकेशन आया है ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें अभी लोंगसम काईमोई लीसा और कन्नौवारी का ये KVK वाला लोग को बोला है, वो लोग से 2-3 सिलेक्ट करेगा, ये लोग एडिशन करते जाएगा। फिर बाद में जो हम लोग 36 क्लस्टर में एडिशनल फिर जैसा गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग के लिए इंक्लूजन के लिए बोलते जाएगा उसका हिसाब से हम लोग बस्ती को एडिशन करते जाएगा। एक्चुअली नेचुरल फार्मिंग वो चीज़ है, आप लोग कोई हम तो अवेयरनेस वजाको चानू वीनू निशा जा चुका हूँ, वीनू में भी गया, निशा में भी जेडो में गया हूँ, उधर बोल चुका हूँ। एक्चुअली नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग ही है। बाय डिफॉल्ट वे नेचुरल हम लोग फार्मर है, लेकिन गवर्नमेंट का कुछ गाइडलाइंस है गवर्नमेंट में दिया था, उसमें गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस का हिसाब से हम लोग को कल्टीवेशन करना है। एक्चुअली ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग अंतर ये है कि नेचुरल फार्मिंग में जो भी चीज़ बाहर से नहीं लाते, हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो बायोपेस्टिसाइड जो भी हो, हाइब्रिड सीड्स जो भी हो बाहर से लाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से नेचुरल फार्मिंग में जितना भी ऑन फार्म आपका खाद हो, आपका दवाई हो, इंसेक्टिसाइड जो भी हो, इंसेक्टिसाइड हो और गोबर हो, जो जितना भी चीज़ है दवाई हो, आपका ऑन फार्म आपका बस्ती का अंदर में ही बनाना है। तो बस्ती का अंदर बनाने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को दायरी चाहिए। अभी देखा तो होल लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में अदर देन न्योशिया एंड सेनुआ, इधर तो कोई दायरी वाला तो दायरी फार्मिंग वाला है नहीं। लेकिन टू मेक नेचुरल फार्मिंग सक्सेस
आप लोग को बस्ती में कोई गाय पालने वाला होना पड़ेगा। अभी जैसे सेनुआ में इधर है, इधर तो डेयरी फार्मर्स बहुत है, इधर तो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसमें हम लोग इसलिए अभी बस्ती वाला सीआरपी लोग याद सुनिए, आप लोग को गवर्नमेंट जिसको सेलेक्ट किया है उसको ऑनरेरियम दे रहा है। अभी जो लॉन्गसोंग का आप लोग जो आया है, आप लोग का न्यू एडिशन होगा। हाँ, तो जो अभी हम लोग का चल रहा है, आप लोग को गवर्नमेंट ऑनरेरियम इसलिए दे रहा है कि आप लोग बस्ती में हर घर में हर फार्मर्स को जागरूक करना है, इंटरेस्ट जगाना है। नेचुरल फार्मिंग क्या चीज है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और नेचुरल फार्मिंग से क्या क्या हार्मफुल से हम लोग बचता है, उसको अवेयरनेस सीआरपी लोग को है। और जो नेचुरल हम लोग इंटरेस्ट फार्मर जो रजिस्ट्रेशन करेगा डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाता है। आप लोग जिसको, इसलिए जो फार्मर्स जिसका रजिस्ट्रेशन हो, गाय गोरू पालता है, मुर्गी पालता है, गौतेरी करता है, एग्रीकल्चर क्या फार्मिंग करता है, वो डिटेल्स देना पड़ता है। आप लोग सीआरपी लोग मालूम होगा। और प्लस सीआरपी लोग का यही ड्यूटी है, जो बस्ती में हम लोग अभी जो नेचुरल फार्मिंग जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, वो लोग बस्ती का फार्मर्स का सोयल सैंपल कलेक्शन भी करना ड्यूटी है। सोयल सैंपल इसलिए आप लोग को सोयल सैंपल इंफॉर्मेशन भी सीट भी दे चुका है, पॉलिटीन भी दे चुका है। वो सोयल सैंपल जल्दी कलेक्ट कर लीजिए, कलेक्ट करके हम लोग को दीजिए, हम लोग फिर सोयल टेस्टिंग लैब में भेजेंगे। तो इसलिए अभी हम लोग हर बस्ती से 125 हम लोग को टारगेट दिया 4,500 फार्मर्स लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से एनरोल करना है 36 क्लस्टर में। एक क्लस्टर में सेनुआ से 125 फार्मर और हर बस्ती से 125 फार्मर। अगर ये स्कीम जो प्रोग्राम गवर्नमेंट का नजर में सक्सेस होता है तो नेक्स्ट फिर एक्सटेंड करेगा ये प्रोग्राम को, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड करेगा। फिर वही 125 से उसको ट्रिपल, एक फार्मर फिर 6 फार्मर को इंटरेस्ट जगा के फिर नेचुरल फार्मिंग में लाना है। तो अलग से फिर गवर्नमेंट का प्रोग्राम का एक्सटेंशन होगा। अभी फिलहाल 2 इयर्स के लिए है। 2 इयर्स के अंदर में 125 फार्मर्स फ्रॉम ईच क्लस्टर, वो लोग को भी गवर्नमेंट का तरफ से जो इंसेंटिव जो हम लोग को ट्रेनिंग देना, जो कोचिंग देना है वो हम लोग देंगे। अभी फिलहाल अवेयरनेस के बाद हम लोग का फिर आने वाला दिन में हम लोग का ट्रेनिंग है सीआरपी लोग का पर्टिकुलरली। और ये नेचुरल फार्मिंग के लिए जो सीआरपी है, सीआरपी मतलब कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, कृषि सखी हिंदी में जो बोल रहे हैं, ये लोग एग्जाम्पल सेट करना। इसलिए आप लोग जो भी सीआरपी अभी बनाया गया है और जिसका भी बनेगा, वो लोग का एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रखना है, रुचि रखना है, और एटलीस्ट एंड्रॉइड फोन ऑपरेट कर सकना है, एजुकेटेड होना, लिखा पढ़ा होना पड़ेगा। ऐसे फार्मर्स होने से भी कोई हम लोग बस्ती में तो कोई लिखा पढ़ा भी नहीं, पढ़ने भी नहीं जानता, वैसा वाला को नहीं बनाना। एक बाप और बेटा बाजार गया है, तो बाजार में गया है तो वहां में बैलून बिक्री करने वाला आदमी था। तो रंग बिरंगा बैलून है, बच्चा लोग उसी को देख के ये लाल वाला खरीदेगा, ब्लू वाला खरीदेगा, सब अपना अपना इंटरेस्ट कलर को अट्रैक्ट होके। तो जो बैलून बिक्री करता है वो उसका सेल तो हर समय तो नहीं होता है, शाम में या कभी ऐसा कोई बच्चा आने से ही बैलून खरीदेगा, बड़ा आदमी तो बैलून खरीदेगा नहीं। तो वो बच्चा वो बैलून वाला को तानता है, अंकल ये लाल वाला तो क्या है, अब ऊपर जाएगा क्या बैलून? तो वो बोला जाएगा। काला वाला वो भी अगर छोड़ देने से ऊपर जाएगा। तो थीम ये है कि अंदर में वहां में गैस है, बैलून के अंदर में काला बैलून हो या रंगा हो या सफेद हो, सब में गैस है, नाइट्रोजन गैस हो या ऑक्सीजन गैस हो, फिर उसको छोड़ देने से वो उड़ के चला जाता है। तो उसी तरह हम लोग का ये जो स्कीम है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत प्रिसाइसली, बहुत सोच समझ के लॉन्च किया है। 1960s से हम लोग का बहुत रेवोल्यूशन हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, सब बढ़ाना है ऐसा। तो जब बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, माटी को कुछ खेल करना पड़ेगा, या कुछ एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर लगाना पड़ेगा, या कुछ नया वैरायटी का सीड लगाना पड़ेगा। कुछ ऐसा प्रपोजल 1960s में चला है और हम लोग ने खूब एनवायरमेंट को बहुत डिस्टर्ब किया है। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्थिति में आया है कि
कि अभी ग्लोबल वार्मिंग माने इकोलॉजिकल डिसबैलेंस, ये होने का कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सोच समझ के ये जो परंपरागत जो हम लोग का पुराना जमाने से जो भी खेती करके आ रहा है, अभी उसका जो नोमेनक्लेचर बदल दिया है नेचुरल फार्मिंग। तो इसको इनिशिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने फिर हम लोग को मैंने प्रोत्साहन कर रहा है और आगे बढ़ाने के लिए। तो हम लोग को अभी जो गवर्नमेंट की ओर से जो बहुत सोच समझ करके जो चिंता किया है, इसको फील्ड लेवल में सक्सेस कराने के लिए ये हम लोग का ड्यूटी बनता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो भी जो स्कीम बनाता है वो एक दिन में नहीं बनाता है, सालों साल इसको प्रैक्टिस करता है, इसका रिजल्ट निकलता है, इसके बाद में वो लोग फील्ड में इम्प्लीमेंट करने के लिए वो लोग मैंने बिल पास किया। और लॉन्गडिंग क्यों लिया है? जैसे यहाँ पे हम लोग का कानूबारी ये सब में देखा है, हम लोग टी गार्डन है ना, बहुत सारे टी गार्डन है। बाकी हम लोग जैसे डीओ सर और डीओ सर ने बोला जो हम लोग बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक और नेचुरल है। हम लोग का यहाँ पे बहुत कम केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड यूज करता है। और मगर जो टी गार्डन है ये सब में तो केमिकल पेस्टिसाइड यूज करता है ना, आप लोग भी करता होगा। तो उसको एक ध्यान के रख के ये लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट को सोच किया है। ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पार्शियली कमर्शियल भी है, उसको हम लोग कैसे नेचुरल फार्मिंग का अंदर में ले सकते हैं। प्योर जो नेचुरल है वो नहीं है, तो इसको लिए हम लोग का यहाँ का सिलेक्ट किया। और जैसे एडू सर ने बोला से इसका बैकग्राउंड में आप लोग अगर देखेगा तो पहले जो हुआ था हम लोग का जितना रिवोल्यूशन हुआ था 1960 के पहले, तब क्या था हम लोग का मेन उद्देश्य था प्रोडक्शन, ग्रो मोर। आप लोग को मालूम होगा इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ था 1947, उस समय क्या हुआ था, हम लोग का फूड बाहर से लाना पड़ता था। हम लोग का अपना प्रोडक्शन बहुत कम था, राइस हो, व्हीट, ये सब हम लोग बाहर कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता था। इतना प्रोडक्शन कम था, खाने वाला ज्यादा था। तो क्या हुआ 1952 से ग्रो मोर फूड कैंपेन शुरू कर दिया, जब फूड प्रोडक्शन करना। उस समय एक ही ध्यान था जो कैसे हो इसका उत्पादन बढ़ाना है। तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा, एक है उपाय, जो इसका वैरायटी है ना सीड, वो हाई यील्डिंग होता है, हाइब्रिड हाई यील्डिंग ऐसा होगा तो उसका यील्ड बढ़ जाता है। सेकेंड क्या है, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर ये सब उस समय डेवलप हुआ 1900 से, जैसे यूरिया, सुपर फॉस्फेट, ये सब जितना खाद है ये सब मैंने लेबोरेटरी से प्रोडक्शन हो रहा था, तो वो यूज किया। थर्ड क्या है, इरिगेशन। इरिगेशन अगर बाहर से देगा तो पानी मिलेगा तो खाद अच्छा होता है खेती बाड़ी। फिर आ गया क्या, मैकेनाइजेशन, ट्रैक्टर, पावर टिलर ये सब आने शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे करके क्या हुआ 1960 में इतना प्रोडक्शन बढ़ गया, उसको बोलता है ग्रीन रिवोल्यूशन। ये इंडिया का एक सक्सेस स्टोरी है एग्रीकल्चर का। उसका हिसाब से आगे आगे अभी आप लोग को मालूम है इंडिया अभी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा धान खेती उत्पादन यहाँ पे होता है। सेकेंडली हम व्हीट का भी सेकेंड है। मिल्क आप लोग जैसे बोलते हैं ना, डायरी फार्मर है, आप लोग को जानकारी होगा, अच्छा होगा जो इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, सबसे ज्यादा मिल्क इंडिया में होता है। जैसे वेजिटेबल ये सब इंडिया का सेकंड पोजीशन है, फ्रूट्स सेकंड पोजीशन है। और आप लोग को मालूम है इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है अभी हम लोग चाइना को भी बीट कर दिया। 145 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया का है, चाइना का 142 ऐसा कुछ होगा। तो मीन्स चाइना को भी हम लोग पॉपुलेशन में इससे छोड़ के आगे आ गए। मगर उसके लिए तो खाना चाहिए ना, खाना सभी को मिलना चाहिए। अभी आप लोग का यहाँ पे देखिए लॉन्गडिंग हो, ऐसा नॉर्थ ईस्ट का ज्यादातर स्टेट में क्या होता है, खाना बाहर से आना पड़ता है। जैसे चावल होता है, दाल, सब्जी और आपका ऑयल, मेनली हम लोग का ऑयल सीड में हम लोग कमी है, दाल में कमी है। अंडा बाहर से आ रहा है, मीट बाहर से आ रहा है कि नहीं, आलू जितना हो। तो ये सब क्या करना है, हम लोग का लोकली प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जब ऐसे प्रोडक्शन रिवोल्यूशन हुआ, जैसे सर ने बोला जो ग्रीन रिवोल्यूशन ऐसा हुआ था, व्हाइट रिवोल्यूशन नहीं तो आपका ब्लू मिल्क का जो है ऑपरेशन फ्लड बोलता है, वो 1970 में हुआ था, जो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गया। फिर ब्लू रिवोल्यूशन मीन्स क्या है, मछली का
मछली का जो प्रोडक्शन बढ़ गया उसको बोलता है ब्लू रिवोल्यूशन। ऐसा ऐसा करके इंडिया का अभी मैंने मगर उसका क्वालिटी थोड़ा डिटोरेटेड हुआ। जैसे हम लोग खाद देगा, पेस्टिसाइड ये सब करेगा तो क्या होगा, उसका आपका क्वालिटी थोड़ा डिटोरेट हो गया। तो उसको नजर रख के क्या किया अभी गवर्नमेंट ने, जे ये हम लोग अगर ऑर्गेनिक और नेचुरल वे में प्रोडक्शन कर सकते हैं तो भी तो हम लोग का सफिशिएंट है, मगर उसका क्वालिटी मेंटेन करना है। क्योंकि नेचर का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे पोल्यूशन हो रहा है। अगर ज्यादा हम लोग फर्टिलाइजर ये सब यूज करेगा तो क्या होगा, पोल्यूशन ज्यादा बढ़ता है। फिर क्या होता है, बीमारी। जैसे आप लोग का मालूम है वेजिटेबल ये सब में अगर पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करेगा तो उसका तो असर पड़ेगा ना, है कि नहीं। जितना हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड यूज करेगा उसका वो वेजिटेबल अगर खाएगा तो हम लोग का शरीर में उसका इफेक्ट करेगा। तो उसका नजर रख के ये नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लाया। और उसका अगर देखेगा तो ओल्ड हिस्ट्री में 1970 के आसपास एक अमेरिकन लेडी था, उसका मैं बहुत बार बोला हूँ, 1962 में वो एक किताब लिखा था, उसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। वो साइंटिस्ट का नाम था राकेल कार्सन। 1962 में वो एक बुक लिखा था, बुक का नाम था साइलेंट स्प्रिंग। स्प्रिंग मालूम है ना, हम लोग का जो बोलता है ना बसंत काल, जो बसंत काल आता है ना अप्रैल महीना में जो फ्लावर आता है रेन आने के बाद, और सीरिया का मार्च ऐसा बोलता है ना जो बसंत काल बोलता है, तो वो स्प्रिंग, जो स्प्रिंग वो साइलेंट हो जाएगा। उसका मेन किताब का मोटो ये था, वो हर साल सागर का पास में जाता है, जाके वो जो माइग्रेटरी बर्ड्स होता है उसको ऑब्जर्वेशन करता था। धीरे धीरे देखा वो माइग्रेटरी जितना बर्ड था उसका पॉपुलेशन कम हो रहा है, तो वो उसको थोड़ा पूछताछ किया, इंक्वायरी किया कि क्यों मर रहा है। फिर देखा जाए वहाँ पे जितना मछली था वो मछली खा के ये बर्ड को मैंने उसका डेथ हो गया। तो उसने लगा गाँव बस्ती वालों को ये मछली कैसे मरा, तो जाके पता चला मैंने डेवलप हुआ था डीडीटी बोलते, आपको मालूम है ना, मलेरिया के लिए हम लोग पहले गार्ड में तो मारता था, मैंने स्प्रे किया था। तो वो डीडीटी वहाँ पे जितना केशुनाथ का जितना पैर है उसका ऊपर में वो हेलीकॉप्टर से स्प्रे किया था। फिर बारिश आया, बारिश में क्या हुआ, वॉश होके नीचे गिरा और पानी में आ गया। आजकल एग्रीकल्चर में भी बैन है डीडीटी हम लोग यूज करने से। तब से ये ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन का शुरू हुआ। उसका पहले आदमी का कॉन्सेप्ट था ओनली प्रोडक्शन बढ़ना है, उसका क्या क्वालिटी क्या डिटोरेट होता है वो मानता नहीं था। इवन आप लोग को मालूम होगा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था उस समय जितना सोल्जर था ना वो ब्रेकफास्ट कर रहा था, वहां पे डीडीटी स्प्रे करते रहे, क्योंकि उस समय मलेरिया का प्रॉब्लम था। मलेरिया जैसे हम लोग का यहाँ पे मालूम होता ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यहाँ पे जंगल था इतना, तो जंगल में मॉस्किटो होता है, तो उस समय कॉन्सेप्ट एक था मॉस्किटो मारना है। कैसे मारेगा, वो डीडीटी स्प्रे करता है। वो ब्रेकफास्ट कर रहा है मगर डीडीटी उसका का जितना शरीर में जितना है सभी में स्प्रे करता था। तो सोचता था अगर डीडीटी लग जाएगा तो वहाँ पे अगर मॉस्किटो आएगा तो मर जाएगा। कॉन्सेप्ट वही था, डीडीटी मैंने मॉस्किटो को मारना है, मगर मॉस्किटो तो मरेगा मगर आप। और बाकी हम लोग का ये डिटेल्स प्रोग्राम में हम लोग इसका मेंशन करेगा, जिसका आपका जो जीवामृत बीजामृत ऐसा करना असर करने के लिए, तो ऐसा करके ये नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। तो इसलिए आप लोग का जितना सीआरपी है कम्युनिटी लेवल, ये क्यों गवर्नमेंट चूज किया, क्योंकि आजकल देखा है बहुत कुछ बीमारी, कितना घर में गाय पालते हैं वो सब। तो सेनवाल लोग एक एग्जांपल सेट करना है यहाँ पे लोंगडिंग तरफ में, और जैसे कि हासेरुसा में कानूबाड़ी साइड में, तो आप लोग जो गाय पालने वाला आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेना है, और तो बस्ती वालों को जागरूक कराने में आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगा। तो आप लोग जो फ़ायदा मिल रहा है गाय पालन से, उसको सबको बस्ती वालों को बताना है, समझाना है आगे कैसे बढ़ेगा। और साथ ही साथ खेती बाड़ी में जो गाय का गोबर जो है इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस तरह का ये होना है, वो सब बताना ज़रूरी है। और एक और रिक्वेस्ट है, जो भी बस्ती
जो क्लस्टर इन्वॉल्व होगा उसमें गाय पालन तो जरूरी होगा। तो कितना दूर सेनवा से गोबर वका में तो लेके नहीं जाएगा। हाँ, निशा में तो जाना मुश्किल है ना, ले जाना। तो इसलिए अपना बस्ती में ही पैदा करना है, उत्पादन होना है। उसके लिए तो गाय पालन जरूरी है। डॉक्टर साहब ने बताया था तो देसी गाय होना है। देसी गाय माने कि लोकल गाय है ना, लोकल गाय होना है, वो चीज़ ध्यान देना है। और साथ ही साथ जो एक्चुअल नेचुरल फार्मिंग में जो हर्ब्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में जो बताया गया है, ये इस्तेमाल करना है। ज़्यादातर यहाँ पे मिलता नहीं है, ठीक है। सपोज एक ले लो, करंजा ले लो, नीम यहाँ पे असली नीम मिलता नहीं, सेकेंड जनरेशन नीम बोल के ये है ना, नीम नकली नीम मिलता है जनरली। और बाकी धतूरा आप लोग पैसा नहीं का नहीं, और केसर जो यूज़ कर सकते हैं, और लेंटाना कैमरा, ये सब जो है ना यहाँ पे मुश्किल से मिलता है। तो यही मटेरियल्स को आप लोग सपोज कहीं से मंगवाना है, असम से या अपना पड़ोस जगह से है ना, नेबरिंग स्टेट से हो या बस्ती से हो, मंगवा के सीड मंगवा के या कटिंग्स मंगवा के हमको लगाना जरूरी है, ताकि आपका ये जो बहुत सारा चीज़ बनेगा। कुछ साल से फॉरेन कंट्री में बैन हो चुका है। हम लोग कल परसों तक DDT को यूज़ किया है। वो DDT मतलब दवाई दिया तारीख, ऐसे तो बोलता था हम लोग, जबकि ये DDT एकदम केमिकल फॉर्मुलेशन है, मैंने बहुत लंबा चौड़ा है। ये डाइक्लोरो डाइफिनेल ट्राइइथेन बहुत लंबा चौड़ा कंपाउंड है, ये खत्म नहीं होगा। एक खाएगा फिर दूसरा के बाद में जाएगा, तीसरा जाएगा, जाने से ये कंपाउंड वो ब्रेक नहीं होता है। इसका कारण हम लोग का बदन में अगर कुछ मैंने ये घुस गया है तो ये कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए DDT ये सब को बिल्कुल यूज नहीं करना है। हम लोग अभी नेचुरल में जाने की कोशिश करना है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट एजेंडा के ओर बढ़ते हुए हम लोग ने गवर्नमेंट को मैंने अप्राइज किया है कि हम लोग CRP बनाया है, फार्मर्स है हम लोग के साथ में, तो हम लोग उसके साथ में कैसे कोलैबोरेशन करेगा, उसके साथ में हम लोग को कुछ तालमेल करने के लिए। आजकल तो सब मोबाइल ज़माना है, इंटरनेट ज़माना है, तो हम लोग को वो फार्मर्स के साथ में कनेक्शन करने के लिए हम लोग को भी फार्मर्स तक कुछ अगर डिवाइस होता है तभी तो हम कनेक्ट हो पाएगा। तो हम लोग ने गवर्नमेंट को अप्राइज किया है और DO साहब की ओर से हम लोग मैंने डिपार्टमेंट मैंने हर क्लस्टर में 2-2 CRP है, उसको एक CRP को दोनों मिल के काम करने के लिए हम लोग एक मोबाइल हैंडसेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैं सिनवा से स्टार्ट करूंगा। सर आपका मैंने हाथ से सिनवा जो क्लस्टर है उसमें एक मोबाइल हैंडसेट को आपकी ओर से थोड़ा प्रदान कर दीजिएगा। सिनवा CRP जेडुआ CRP पर्टिकुलरली नेचुरल फार्मिंग का हम लोग का जितना भी कॉरेस्पॉन्डेंस है ना, आप इसी मोबाइल में यूज करना। अभी जो भी हम लोग का जो मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग है, कुछ डाटा कुछ अपलोड न्यूनू CRP है, न्यूसा CRP इसलिए वो पकड़ता नहीं है, उसका विधि पकड़ता है, तो ये नहीं होना। ओजा को चानू CRP
ठीक है, अगर जिसका नहीं हुआ है उसका भी मैंने किया जाएगा, पर सीआरपी हम लोग मैंने एक प्रोविजन जरूर दिया जाएगा, क्योंकि हम होने से वो हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग मैंने बहुत विचार करके एक सीआरपी में और एक क्लस्टर में एक सीआरपी को एटलीस्ट दोनों सीआरपी यूज़ कर सकता है। तो ये डाटा हम लोग मैंने कुछ भी हम लोग फेल नहीं होना है, क्योंकि अभी सॉइल कलेक्शन करने का फिर और कुछ फार्मर्स का पर्सनल डाटा ये सब देने के लिए हम लोग बार बार आप लोग को इसके थ्रू ही हम लोग मैंने कांटेक्ट किया जाएगा। थैंक यू। टी ब्रेक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज का जो वन डे फार्मर्स ट्रेनिंग है एंड डेमोन्स्ट्रेशन है ऑन नेचुरल फार्मिंग, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए श्री जमसेन बम, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर लॉन्गडिंग, डॉक्टर उत्पल कुमार भट्टाचार्य, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड केवीके कानूबारी, श्री ए किरण कुमार सीटीओ केवीके कानूबारी, श्री नैपू वांगसू एडीओ लॉन्गडिंग एंड जेम्स वांगसू सीआरपी सेनुआ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए उपस्थित रहे। और मेन तो होता है कि किसी भी प्रोग्राम के लिए जो हर्ट होता है, किसी भी प्रोग्राम का हर्ट होता है, जो पार्टिसिपेंट होता है फार्मर्स होते हैं। तो इतना सुबह सुबह आप सब लोग फार्मर्स इतना दूर से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट रहे, तो आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। तो जो अभी टेक्निकल सेशन है उसका हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को तो पता ही होगा, सब लोग फार्मर जो लोग हैं पहले से ही नेचुरल फार्मिंग करते आ रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते ही आ रहे हैं। लेकिन हमें एक साइंटिफिक वे कैसे करना है, ये सब हमें करना है। तो कन्वेंशनल फार्मिंग से क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तो एक तो हेल्थ इश्यू हो रहा है। आपको पता होगा कि किसी एक स्टेट में ब्रेस्ट फीडिंग होता है, मदर जो बच्चे को दूध पिलाती है उसमें हेवी मेटल पाए गए हैं। तो हेवी मेटल जो है ये कार्सिनोजेनिक है, इससे कैंसर होता है। बट मुझे तो नहीं लगता कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कुछ इश्यू होगा। बट हमारी हेल्थ के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा तो पोल्यूशन, अभी जैसे जो अभी सर ने बोला कि डीटी ये बैन था, फिर भी इंडिया में यूज हो रहा था। ये तो बर्ड्स को भी ये इम्पैक्ट कर रहा था। जैसे अभी ईगल बहुत दिखते थे पहले, लेकिन आज के डेट में ईगल हमें कहीं भी नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो केमिकल्स ज़्यादा डालने से जो उन्होंने फीड किया है उससे उनका एक का जो शेल है वो वीक होने से उनका जो फ्यूचर जनरेशन बर्बाद हो गया है। तो हमें ये सब चीज़ें सोचना है और उस हिसाब से हमें फार्मिंग करनी है। अभी यहाँ तो नॉर्थ ईस्ट का तो स्पेशली अरुणाचल का सर ऑर्गेनिक कार्बन कितना है? तो ये ऑर्गेनिक कार्बन है, ये हमारी जो प्रोडक्शन अच्छा होने के लिए ऑर्गेनिक कार्बन एक होना जरूरी है। तो ये ऑर्गेनिक कार्बन एक कैसे मेंटेन किया जाए, या 1 के अबव कैसे उसको इंक्रीज किया जाए, ये कैसे इंक्रीज होगा? ऑर्गेनिक कार्बन हमारा सॉइल का इंक्रीज करना में ये कैसे बढ़ा सकते हैं? कोई बताएगा आपको कैसे बढ़ा सकते हैं? ये सब इंटरेक्शन करना है, मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहोगे, वैसे तो आपको नींद लगेंगी फिर। तो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ऑर्गेनिक कार्बन? नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक कार्बन रहना बहुत जरूरी है। कैसे वो उसको इंक्रीज कर सकते हैं या कैसे मेंटेन कर सकते हैं? भूसा को जलाते हैं, वो जलाया हुआ डाक है उसको हम फैलाते हैं। हाँ बराबर। तो जो क्रॉप रेसिड्यू है उसको डालना है, यहाँ पर काऊ डंग है उसको मिक्स करना है सॉइल में। तो उससे क्या होगा, जो सॉइल में माइक्रोब्स रहता है, तो माइक्रोब्स का रोल ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग में बहुत है। जब
आप क्रॉप रेसिड्यू डालोगे तभी वो माइक्रोब्स जिंदा हो पाएगा, जिंदा रहेगा और वो अपना काम करेगा। तो माइक्रोब्स क्या करता है आपको पता होगा। माइक्रोब्स जो सॉइल में रहता है, जो क्रॉप रेसिड्यू होता है, वो उनको एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करता है और जब हमारे क्रॉप्स है उसको रिक्वायरमेंट होता है नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, पोटेश का, उस माइक्रोन्यूट्रिएंट का, उस हिसाब से वो अवेलेबल करके देता है। अभी हमारा जो सॉइल का हेल्थ है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। जो सॉइल का हेल्थ है, जैसे हमारा हेल्थ खराब हुआ तो हेल्थ खराब होने से हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा हेल्थ खराब हुआ है। हम कहाँ जाते हैं, हमारा हेल्थ खराब होने के बाद हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो वैसे ही सॉइल का हेल्थ खराब हुआ है, सॉइल खराब है, तो हम कैसे पता चलेगा। जैसे सर ने बोला अभी भारत सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड लॉन्च किया था। तो सॉइल हेल्थ कार्ड में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को आपको सॉइल सैंपल सबमिट करना है। तो उसके लिए क्या है, विजिट टू सॉइल टेस्टिंग लैब, वहाँ आपको सॉइल का टेस्ट होता है। तो सॉइल टेस्ट का रिपोर्ट आने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका सॉइल में एन का परसेंटेज कितना है, पी का कितना है, के का कितना है, और उस हिसाब से आपको देना। ऐसा नहीं कि जैसे किसी सॉइल में न्यूट्रिएंट है फिर भी आप देते ही जा रहे हो, वो तो क्या कि न्यूट्रिएंट का लॉस होगा। तो आपको पता होना चाहिए आपका सॉइल का रिक्वायरमेंट कितना है फर्टिलाइजर का, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का। उस हिसाब से ही आपको काउ डंग, काउ यूरिन, या जो भी ये पोएम वगैरह कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, ये देना है। अभी नेचुरल फार्मिंग का बेनिफिट्स क्या है, इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। जैसे आपको कहा ना, आप क्रॉप रेसिड्यू आप जमीन में डालोगे तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने से आपका ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। इंक्रीज बेनिफिशियल माइक्रोब्स, जैसे आपको बोला कि जैसे ऑर्गेनिक कंटेंट आपका सॉइल का बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, बेनिफिशियल माइक्रोब्स का संख्या जो इंक्रीज होगा। अभी आपको एक पता होगा कि केरला स्टेट ने जो नेटिव सॉइल माइक्रोब्स है, बैसिलस सबटिलिस को स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिक्लेयर किया है। अभी रिसेंटली भी कल परसों ही हुआ है। तो अभी ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, इंक्रीज मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जैसे आपका बैरन लैंड है, बैरन लैंड है मतलब ए लैंड, ये जमीन है, इस पर आप पानी डाल दोगे, पानी या रुकेगा, वो बहता चला जाएगा। इससे क्या होगा, इरोजन होगा। तो आपके सॉइल पर क्रॉप रेसिड्यू होने से क्या होगा, वो जो पानी आएगा वो नीचे जाएगा और इरोजन भी नहीं होगा। इंक्रीज इन डाइवर्सिटी एंड एक्टिविटी ऑफ सॉइल माइक्रोब्स लाइक अर्थवर्म। अभी आपको एक पता होगा कि जो इंडिजिनस अर्थवर्म होता है, जैसे इसने फुलटिडा है, जो लार्ज स्केल पर ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। लेकिन जो इंडिजिनस अर्थवर्म होता है वो जमीन के अंदर होता है। तो वो क्या करता है, जब आप जरूरत रिक्वायरमेंट होता है वो ऊपर आके अंदर तक वो स्पेस तैयार करता है और डाइजेस्ट करता है, जिससे क्या होगा कि वहाँ जो माइक्रोब्स रहेगा वो अच्छी तरह काम करेगा। तो ये वापस होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारा सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर रहना जरूरी है। इससे क्या, इसका बेनिफिट क्या है, इट इंक्रीज वाटर अवेलेबिलिटी। इससे क्या है, वाटर अवेलेबल होगा प्लांट के लिए। इनहांस वाटर यूज एफिशिएंसी, जब हमारे प्लांट को, क्रॉप को वाटर का रिक्वायरमेंट होगा वो अवेलेबल होगा। दूसरा है मल्टी क्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग मतलब आप जैसे कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या होता है, एक ही क्रॉप लार्ज स्केल पर किया जाता है। जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में स्पेसिफिकली 2 ही क्रॉप पर फोकस किया गया था। वचु जमदे हिंग को दवा, हिंग फू दवा, सीता सीधी हंतोल हाई आजू मुंचू हिंग फू थई हंतो हाजी माने के में प्लकिंग कोरी कुती के में खाई पोंगमा चिनंग हिंग हिंग ले तई हाइकु नंग केम
बाजार में कप है माँ के किचन कप वाहे ना खी लेते हैं हाजी चिपंगे आखी हाई ना हिंग हाई फूला ले आखी पू तो ले चले हाजी सोको चोबी ले पोई मिमा मन पोई हाई मेडिसिन चुते है को बाजार में मोटा मोटी है को हाई थो ले पंगे हो दुआ मने होको मने पक दो को हाजी में मई ले जंग हुमा थो ले ngन को हाजी हिंग केम ने चितिक है को केम न हाई न सोई डायरेक्ट साई है तो जे नंग डायरेक्ट सोला ले सलाद न हाई चिपंग सा टमाटर सा ले ngau pu hai na kem ni hing sa pu pesticide sa pu ai ko le ata hu me टमाटर है जम मने जम नन ले मई ले हु को छु एकदम सफा एकदम फ्रेश ले तई ओरिजिनल में के में टमाटर खेती में जब म हाई न हल न चिना ने ओ होथना ची टमाटर थन चिना ने हन तो ले ची मनंग ताता निं ku chang ko chu mane puk nang tataying ku mot tataying ko mane upay ne tay ku jaw original yang chang ma chi sa ku nang hing tay ko le chi sa pu ai ko la hajining le ke me mane soy lai chu ka kolak chu mane actually hai chang ku nang mane indirectly ke me hing sa la le ka kolak pu cancer ngau ka pressure ngau ka tata niं ku ngau ko बीमार aja tho ata jum tat के मानचो मलेरिया में कट पुता डिसेंट्री होई पुता हवाई एकोल आनी ngai ni नाना धनर हजन ओका कोला हाई नंग केम साकु मके हाई पु केम होसतलिंग मके हाई पु अथा केम नो समदु को में माने अथा आनम दु को में एकदम टिप टॉप लेतै आजु को निं योचिंगन अथा गु नो समदु को में वक इची तो ता इची तो हाई ओमके हाई नंग एडल्ट्रेटेड फूड लंगाउ बु हाई नंग एकोल के में नेचुरल होसतलिंग मोका यंचंग में केम बागान में के मोकला ले कम से कम मी हंग लंग चिथो को छु कम से कम निजे कंज्यूम निजे सांग नाचु हले मोक्सा हाई संसा जुखा मेन केम संसा हेल्थ इंपोर्टेंट हेल्थ चिtai मन होका कोलक यंते में के में जंगमन का जे सोई जुमते सालिंग से जुमते चेम जुमते एकोल केम संसा जुखा मैं कुमो होका कोलक चिtai ले हाई होका कोलक न केम ने इनवाइट करी पु बाई तो कुबोस तो पेन को है अथा इले नेचुरल फार्मिंग करी कुमा हुको में होमेंग आउट है माने मिक्स क्रॉपिंग मल्टी क्रॉपिंग मल्चिंग सल्चिंग लंगा कु नंग हाई नंग चंगपु हाई न केम नंग इनडायरेक्टली न करी गो पु है कोले के में टेक्निकली हाई जुटिंग कुमो के में चिटिक ल फुबु अथा थाम मोय के में पंतोंग मा अबल तोय हाई चु मल्चिंग हजांग ngau फूले थाम चल हमके फट ल मन ngai ya से ले माने चिtai को ले हाइडिंग मटान को ले हाइडिंग ले अथा माने फील्ड में के में सुवंग कहते माने हिखा कहते तानी को तंग वे के में मिक्स क्रॉपिंग केम खेतिया मिक्स क्रॉपिंग या तो खंगा लोंगसोम चानु तो खे बांगाम केम लो संगा चंगाई मेना केम CRPM मा कंसेप्शन क्लियर होइचा नेचुरल फार्मिंग बामा हाया क्लियर यम होइदो बा चले केमंग टिंग तो केमे रिसोर्स पर्सन जंगोले केमे ताइले होमंग अपोंग का केमा मेहनत करिंगा केमे अपु बोलेती केम टिंग तो आवानी अरा केमे मी इंग्लिश संगे वन गचु हिंदी के वन गचु या वन चोंगा केम ने बोसर वन गचु कंसेप्शन लिंगा को क्लियर होइचा केम वांचो CRPM में कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन में है क्लियर yang hoido bakia me kosto kori ha kem ban choting to apung anonga homnang ani bang to wi ka nai homnang ani dong to bai dio sir staff ya kb kem nang homna home office to ngo ha man nai baki kem me mong ngo chang le sapta to sapta le ya atha na me chu tapung ban hai kemang open discussion ya panel discussion le changai panel discussion ni chang bole ban chong ju ban so kai asami sam ju ban so kai इंग्लिश हिंदी की जो बंचवा ले क्या मंगा था सच्चू मुक लेते ले ओमे चिसा गए न्यामे चिसा गए लोकल में साए ले पूरा ले सेटिंग जो रेडी मते ले हनम अहुक ले ततका तो बंगनो टीला ने पांग जो मंचाम आराम से के मानी का जिनचा खान पक के में एक हमियो ले अनि जिनचा के में हल कोलो अदा ले केम तुनबोन ले तांग वन था प्लीज
के मैं ओ भाई वैसे देखिए लगन सो गई डिस्कस करी सो गई पैनल डिस्कशन आराम से। मेरा छोटा मोटा ये आपसे कहना है, ये गाय के पेशाब से खेत में कैसे इसको प्रयोग किया जाएगा, ये हमको जानकारी में थोड़ा बता दीजिए। और ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगी। दूसरा बात ये है, पिछली बार हमने कई मात्रा में ये हल्दी को प्रोडक्शन किया, 5-6 बस्ता में फेंक दिया, कोई लेने आता नहीं, ऐसा भी पड़ा हुआ है। हर गांव हर घर में कम से कम 20-25 बैग ऐसे पड़ा हुआ है हल्दी, ऐसे बर्बाद हो गया। तो इनके बारे में तो कुछ सुझाव देने से अच्छा है सर। प्रोडक्शन मार्केट नहीं मिल रहा बोल के बोल रहे, मार्केट तो मिलना चाहिए। वो आप क्या बस्ती का है? योसा का ना। अच्छा, आप लोग का ये जामन लोग का ये पीओ का अंदर नहीं आता है? नहीं आता है। आप लोग का क्रॉप ये टर्मरिक नहीं है आप लोग का अंदर में? मेंबर्स नहीं है। और इसमें ऐसा है, अभी लास्ट टाइम भी हम एक्चुअली हम लोग डायरेक्ट फार्मर्स टू कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता है। जो ऑफिस में जो आता है उसे डिस्कशन करता है। हम लोग का तो मार्केट एवेन्यूज खोलने के लिए तो डिपार्टमेंट का तरफ से तो कुछ तो नहीं है। लेकिन लास्ट टाइम भी ये से एक प्राइवेट पार्टी असम का एक कंपनी है, वो आया था। हम लोग को जितना भी है सरप्लस प्रोडक्शन, लॉन्गडिंग का, जिंजर हो, टर्मरिक हो, टपियोका हो, और ये क्या बोलते हैं वो फॉक्सटेल मिलेट हो, जितना भी है वो लोग एक लेगा बोल के तो लार्ज क्वांटिटी में मिनिमम टारगेट भी दिया था। ऐसा करके ये 5 जनवरी में हमको एक मीटिंग कराने के लिए बोला था एफपीओ से ना। एफपीसी जितना है हम लोग का लॉन्गडिंग में करीब 5-6 तो हम लोग का फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ये है कंपनी है। वो लोग का हम वो लोग को लेटर भी लिखा है, वो लोग को लेटर लिखा है। वो लोग अभी असम वाला जो आने से एक मीटिंग कराया, वो लोग को मीटिंग करा। फिर आप लोग इंडिविजुअल फार्मर जहाँ डिस्पोज करने से, लेकिन जो एपीसी में आप लोग का जो फार्मर्स आप लोग का जैसे एफपीओ है डिस्ट्रिक्ट में, उसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिए। जैसे ये वांगचो ऑर्गेनिक ये है जामन लोग का एक ऑर्गेनिक एफपीओ, वो लोग मार्केटिंग एवेन्यूज, वो लोग प्राइवेट पार्टी जो भी आता है एपीसी को एफपीओ को ढूंढता है। तो आप लोग भी एपीसी एफपीओ में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। करवाने के बाद हम जो अभी रिसेंटली वो लोग से जैसे कम्युनिकेशन करेगा, वो लोग को अभी डायरेक्शन के लिए वो लोग का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ वो लोग एमडी लोग को बुला के हम मीटिंग कराएंगे। भी उसमें माइक्रोवेव कंटेंट ज़्यादा होगा, इफेक्टिव भी ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होगा, इसलिए वही बोलता। लेकिन अल्टरनेटिव नहीं है तो अभी देसी जर्सी से चलाना है हम लोग को, चलाना तो। और आप लोग तो सोचता है वो क्यों नेचुरल फार्मिंग बोलता है वो कि गवर्नमेंट का इसमें क्यों इम्पेसिस है। असली देखिए, आप लोग देखिए अभी जितना भी हम लोग का नेचुरल फार्मिंग जितना भी बोलता है, तो इसलिए कि हम लोग का जितना भी चारों तरफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन हो गया, इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, और जितना भी है क्रॉप एलर्टेड हो गया। तो फाइनली अल्टीमेटली हम लोग का लूजर तो ह्यूमन बींग्स है। तो इसलिए गवर्नमेंट का यही प्लान है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, सॉइल को प्रोटेक्ट करना है, एयर को प्रोटेक्ट करना है, वाटर को प्रोटेक्ट करना है। हम लोग का अभी जो भी है जितना भी प्रोडक्शन होना है, मट्टी से ही होना है, तो हम लोग अपने जनरेशन में, मेरा जीवन तक ही सीमित होना है। प्रोडक्शन सोर्सेज जो अलग है, लेकिन हम लोग फ्यूचर के लिए सोचना पड़ेगा। आपको आप अपना जनरेशन अपना जीवित रहने तक प्रोडक्शन होगा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन आपका बच्चा के लिए सोयल बंजर हो जाएगा ना। इसलिए केमिकल्स यूज नहीं करें, उसको इंटेक रखना है बोलकर ये असली ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का। क्योंकि सोयल में जो आप लोग केमिकल डालने से, पेस्टिसाइड डालने से, सोयल में भी हम लोग को देखने वाला कीड़ा तो है, नहीं देखने वाला भी देयर आर मेनी माइक्रोब्स, बहुत किस्म का ऑर्गेनिज्म है जो हमारा सॉइल को फर्टिलिटी बढ़ाता है, पोरोसिटी बनाता है, नरम बनाता है, ह्यूमस बनाता है। किस्म का कीड़ा होता है ना, नहीं दिखने वाला चीज में। आप लोग केमिकल फर्टिलाइजर जो भी जितना डालेगा, डालने में प्रोडक्शन तो ज्यादा है, लेकिन उसका पॉपुलेशन कमती होते जाएगा। कंप्लीट मतलब माइक्रोवेव एक्टिविटी, कीड़ा जमीन में नहीं होना मतलब आप तो मट्टी तो बंजर हो जाएगा।
एक्चुअली उसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग अपना बाल बच्चा के लिए भी सोचे। थोड़ा जानकारी लेना चाहता हूँ, मेरा थोड़ा सा डाउट है। जो हम लोग का अभी भी सॉइल सैंपल हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो इसका जो ड्यूरेशन है रखने का वो कितना दिन तक हम लोग रख सकते हैं? क्योंकि एक अपना गांव में 150 से एनरोलमेंट है फार्मर्स का, तो 150 फार्मर्स का एक दिन 2 दिन में तो कलेक्ट करना वो पॉसिबल नहीं है। तो उसको हम अगर वो हफ्ता रख देगा तो उसका वैलिडिटी कब तक, कितना तक हम लोग मैंने पहुंचा दे सकते हैं जहाँ पे टेस्टिंग होगा? तो उस हिसाब से हमको बैच वाइज मैंने भेजना पड़ेगा, या तो 30 का 20 का एक दिन में वो हो सकता? तो ये पूछना था। भेजना पड़ेगा 20 सैंपल या 50 सैंपल अलग अलग भेजने से दिक्कत होगा, इसलिए एक साथ भेजिए। लेकिन रखने का जो स्टोर करने का जगह जो है वो छाया होना है, धूप में नहीं रखना है, ठीक है? छाया में रखना है। छाया में रखने से आप 150 कंप्लीट होने तक रख लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 20 डेज 50 डेज रखेगा, ये 2 महीना रखेगा, ऐसा मत कीजिए। जल्द से जल्द कंप्लीट करके दे दीजिए। ऐसा नहीं कि टाइम लिमिट है इतना तक हम सबको सर्टिफिकेट। तो दोस्तों अभी प्रैक्टिकली होगा, किस तरह से किया जाएगा आप प्रैक्टिकली दिखाएंगे अभी। तो चलिए आप सभी को मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, काऊ का यूरिन दिखाएंगे किस तरह से। ये रहा काऊ का यूरिन। सेल्फी करना है किसी को। तो दोस्तों अभी प्रैक्टिकल दिखाएंगे ये सर लोग के द्वारा। चलिए आप सब बने रहिएगा। सुन लीजिए ना, जो इनपुट है ना जीवामृत है, जीवामृत के लिए 200 लीटर्स का बैरल चाहिए बनाने के लिए, ठीक है? और जो इंग्रेडिएंट लग रहा है, काऊ डंग 10 kg, काऊ यूरिन 10 लीटर, 2 kg गुड़, 2 kg ग्राम फ्लोर और 1 kg अपना फॉरेस्ट का जमीन या बर्न्स का जमीन है ना वो, या स्पेसिफिकली जो बनन ट्री होता है उसका राइजोस्फीयर का सॉइल हो तो बहुत बढ़िया होता है। तो इसमें क्या करना है, 200 लीटर वाटर लेना है। जो इंग्रेडिएंट है ना, वाटर 200 लीटर, काऊ डंग 10 kg, काऊ यूरिन 10 लीटर, जैगरी 2 kg, जैगरी गुड़ ना, गुड़, चीनी पल्स फ्लोर 2 kg एंड राइजोस्फेरिक सॉइल 1 kg। ये बनियन ट्री को क्या कहेंगे सर? बनियन ट्री जो पीपल का पीपल नहीं, बनियन आहत गज है ना, क्या बोलता है बर्गर लोकल में क्या बोलता है? वाटर 200 लीटर, काऊ डंग 10 kg, काऊ यूरिन 10 लीटर, जैगरी 2 kg, पल्स फ्लोर 2 kg। ये किताब भी बीआरसी लोग को देगा सबको ना बाद में। और 1 kg राइजोस्फेरिक सॉइल, या जो अपना बर्न होता है ना, हमारा फार्म का बर्न होता है 10 लीटर। ये बुक में है जो इसमें सब लिखा है, इसमें कैसे बनाना वो भी है, ठीक है? तो अभी 200 लीटर वाटर लेना है। इसमें पहले तो काऊ डंग जो है उसको बाहर ही थोड़ा पानी डाल के अच्छा उसको स्क्वीज कर लेना है। अच्छा स्क्वीज करने बाद मिक्सचर करने के बाद वो 200 लीटर वाटर में वो डाल देना है। उसमें ऐड 10 लीटर काऊ यूरिन डालना है। गुड़ और पल्स फ्लोर जो है ना वो भी साइड में अच्छा सा उसका मिक्सचर बना के वो 200 लीटर में डालना है। और सॉइल का भी वैसे ही। पल्स फ्लोर माने क्या है मालूम है? बेसन जो बोलते हैं ना, पकौड़े बनाने के लिए जो इस्तेमाल करने वाला वो पाउडर है ना, बेसन वही है। आप तो कंफ्यूज हो रहा हो। तो इस सबको अच्छे से मिक्स कर लो एक बैरल में, उसे घड़ी की दिशा में और घड़ी के क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे
दिन में 2 बार वो स्टेयर करना है और ऐसे 3 दिन करना है। 3 दिन के बाद आपका जीवामृत रेडी हो जाएगा आपके फार्म में अप्लाई करने के लिए। तो और ये जो आप प्रिपरेशन बनाओगे आपको शेड में ही करना है। जैसे होता ना काऊ डंगे से सनलाइट में एक्सपोज कर दिया तो उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट लॉस हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है। जैसा आपका इनऑर्गेनिक यूरिया भी होगा ना, वो आप ऐसे ही रख दोगे ना तो इवोपरेट हो जाता है। इसलिए ये जो आप प्रिपरेशन बनाओगे शेड में ही होना चाहिए। और उस इसमें तो मालूम हो गया ना, जो फॉरेस्ट का जो सॉइल बोला है ना, पेड़ का जो ब्राइजस पेड़ का हम लोग का जो बड़ा पेड़ होता है ना, उसका मेन काम क्या है, उसमें जो बेनिफिशियल माइक्रोब होता है, बैक्टीरिया फंगस होता है, वो यहाँ देने के बाद ये जो होता है ना काऊ यूरिन और गोबर और जागारी वो इंक्रीज करता है, गुड़ जो है वो इंक्रीज करता है, माइक्रोब को मल्टीप्लाई करने के लिए इजी कर देता है। तो उसके बाद ये माने इसमें भी होता है, काऊ यूरिन में भी बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म माइक्रो बैक्टीरिया रहते हैं, प्लस सॉइल का रहना। उसमें जो बन एंट्री है उसमें वो अनडिस्टर्ब सॉइल होता है और ऐसे साइंटिफिकली प्रूव है कि वहाँ बेनिफिशियल माइक्रोब्स ज़्यादा होता है, इसलिए प्रेफर उस सॉइल को करना है। तो ये शेड होने के बाद उसे गनी बैग से ढक देना है और ये ध्यान देना है कि वो मतलब चींटियाँ वगैरह वहाँ पर ना आए। तो 3 डेज के बाद आप वो यूज कर सकते हो। उसका एप्लीकेशन है पर एकड़ 200 लीटर आप अप्लाई कर सकते हो। जीवामृत और खाना मीन्स इसका कंसंट्रेशन होगा, इसमें पानी कम होगा, पानी कम होने से ये खाना जीवामृत होगा। समझ गया ना? आपको जब आप सोइंग करते हो, सोइंग करने के बाद मतलब बुआई होने के बाद 15 दिन के बाद हमें ये जीवामृत देना है। ऐसे आप 3 बार दे सकते हो आपके फसल के लिए। तो ये होगा जीवामृत में किसी को कुछ पूछना है? नहीं इसमें जो हम लोकल लैंग्वेज में भी प्रिंट करके दिया है ना, आप लोग को दिया है तो पहले बता है ना, उसमें भी लिखा हुआ है। हाँ ये हम लोग जो ये दिया छोटा वाला दिया नहीं दिया ना, छोटा वाला दिया ना, हाँ वो जो दिया है उसमें भी लिखा हुआ है। और ये भी हम लोग प्रिंट करके हम लोग CRP लोग को देगा। हाँ ये जो है ना ये आपकी लोकल लैंग्वेज में वो सर ट्रांसलेट करके कैसे बनाना है, क्या क्या उसे रिक्वायरमेंट होगा और कैसे उसको एप्लीकेशन देना है, वो सब उसमें है। ठीक है, सेम टू सेम गंजीवामृत का भी वैसा ही है। काउडंग 100 kg 100 वो सूखा हुआ चाहिए। काउ यूरिन जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना, जैगरी 1 kg, बेसन 2 kg और सेम टू सेम प्रोसेस करके जो जैगरी काउ यूरिन और प्लस वो है ना सॉल्यूशन बना के वो काउ डंग में डाल देना है और उसका लाडूस बनाना है। सुनिए, हाँ इसमें मतलब काउ यूरिन और गोबर से ना जो दवाई बनाता है, एक बीजा अमृत हो गया, जीवा अमृत हो गया, गना जीवा अमृत हो गया, बहुत किस्म का बनाता है। नीमा शास्त्र हो गया, ब्रह्मा शास्त्र हो गया, ये सब और अग्नि शास्त्र हो गया, 10 परमी एक्सट्रैक्ट, ये सब इधर से ही बनाना। ऐसे में बता रहा है ये जो है ना BRC को ही बनाना है, BRC को। हाँ ठीक है, आपको मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो आपको एक भी समझ में नहीं आएगा। ये बुक आपकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा। तो बेसिकली ये जो बीजामृत गंजीवामृत का जो है ना, आप जैसे ये इनपुट से जैसे खाद है ये सब चीजें, तो आपको टाइमली देना है। और जैसे दशपर्णियर हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, अग्न्यास्त्र हो गया, इसका मेन रोल है जो सकिंग पेस्ट आता है। तो जो पेस्ट होता है, कीट होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। इसमें आप अपना छाछ होता है ना, छाछ पता है, छाछ में भी न्यूट्रिएंट बहुत अच्छा होता है, वो भी आप अपने फसल पर स्प्रे कर सकते हो। काऊ यूरिन का तो बोल ही दिया, आपका जो प्रोपोर्शन है ना, 1 लीटर काऊ यूरिन लिया तो 10 से 20 लीटर आपको पानी लेना है, उसे डाइल्यूट करके ही स्प्रे करना है। डायरेक्ट स्प्रे करोगे तो आपका फसल जल जाएगा, इसका पावरफुल होता है वो। अपना ही है,
उसको और ऐसा नहीं से आज से आप लोग मैंने एक्सपर्ट हो जाएगा। वो धीरे धीरे को भी ये थोड़ा पता ब्रीफ कर देखिए, कोई गाय वाय का प्रोटेक्शन के लिए कोई डीडीटी मार देते हैं सराउंडिंग में, तो वो भी तो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो जैसे फसल पे हर्बिसाइड वगैरह कुछ स्प्रे करना नहीं है, जैसे भी और इधर भी इनपुट्स हैं, इनपुट्स बनाने के लिए प्रेफरेबली अपने हमें देसी काऊ ही लेना है। ये तो हाइब्रिड है, देसी काऊ तो मुश्किल है, ये भी हाइब्रिड भी उपाय नहीं है ना, इधर करना पड़ रहा है, देसी होना है बोलता है। लेकिन स्पेशली अभी जो सर बता रहा है ना, जो बनाने का है डीआरसी का ड्यूटी हो, आपको समझना भी है, आपको आप एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो बस्ती वाला भी आप अकेले आदमी से नहीं, बस्ती वाला आस पड़ोस को बुला के आप लोग बना के आप लोग आपस में बैठ के ट्रायल बेसिस में कर लो। चाहे तो आप जैसे आप जब भी जीवामृत बीजामृत बनाओगे ना, तो उस टाइम में किसानों को बुला लो, उनको आप करा के दिखाओ कि ऐसा होता है, और एक को सिखाओ, एक को उस पर ट्रस्ट क्रिएट कराओ, 1 से 10 होगा। काऊ यूरिन को डाइल्यूट करके डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन डाइल्यूट ही करना है, ऐसे प्योर काऊ यूरिन कभी स्प्रे नहीं करना है, उल्टा पड़ जाएगा, जल जाएगा आपका फसल। तो कीड़ा मारने के लिए आप लोग का 1 लीटर आपने काऊ यूरिन लिया ना, 10 से 20 लीटर पानी लेना है उसमें कीड़ा हिसाब से भी किस्म किस्म का बना है, इसलिए बना और इसका एक बेनिफिट ये इंसेक्ट है, उसके लिए अलग से जैसे नीमास्ट्रो है ना, नीमास्ट्रो मीन्स नीम तो मालूम है आप लोग को, नीम पेड़ वो 2 पेड़ है, 2 टाइप का है, एक है खोरा नीम मालूम है ना, जहाँ पेड़ का पत्ता का जो ईटा जो है कम है, और मेन नीम तो मालूम है ना आप लोग का, तो जो खा सकता है आप लोग आदमी, वो वाला नीम लेना चाहिए। तो उससे ये नीमास्ट्रो होता है। इसमें क्या होता है, नीम लिप्स 5 किलो, कच्चा जो पत्ता होता है ना, उसमें सीड भी आ सकता है। फिर काऊ यूरिन 5 लीटर, फिर काऊ डंग 1 किलो, और वाटर 100 लीटर। सेम ऐसा बड़ा जो दाम है ना प्लास्टिक का, उसमें बनाना है। तो ऐसा मिक्स करके इसको खुलना है पूरा। अग्नियास्त्र बम में वो उबाल के उसमें अलग अलग होता है, ब्रह्मास्त्र में अलग अलग और लिप्स आएगा, जैसे कास्ता टपे चलने बड़े पापाया लिप्स, हम लोग पापाया है ना, और ये जो गुआवा हम लोग का ये मधुरियाम बोलता है ना, उसका लिप्स, ऐसा ऐसा आप लोग का कारी पत्ता, ऐसे सब आप दे सकता है। देने के बाद ये काऊ यूरिन भी देना है, गुआवा लिप्स यहाँ भी लिखा है, पापाया लिप्स है, ऐसा ऐसा करके। और सारे बोला ना धुतुरा, ये सब देने से क्या होगा, ये ब्रह्मास्त्र, जैसे हम लोग महाभारत में सुना था ना, जो दुश्मन को मारने के लिए, पेस्ट और डिजीज को मारने के लिए ये सब हम लोग बनाए हैं। और जो भी ये इंग्रेडिएंट्स है, जैसे सर ने बोला, ये आपको परचेस करके नहीं लाना है, ये सब इनपुट आपके फार्म में ही होने चाहिए। जैसे पौधे लाओ, हमें लगा दो, जब भी आपके रिक्वायरमेंट होगा आप वो यूज कर सकते हो। सर हम लोग नीम कहाँ से लेगा? नीम यहाँ कहीं नहीं है, ओरिजिनल लगाना पड़ेगा, अभी से शुरू है ना, उसका सीड लेके आओ, आप सीड भी लेके आए ना। ये खराब नहीं है, अच्छा कीड़ा भी है, लेकिन वो कीड़ा मरने जाएगा तो अच्छा कीड़ा को भी मार देता है, ये बोल। आप लोग आर्टवर्म को आप आर्टवर्म जो है ना, आप लोग नुकसान करते हैं बोल के, नुकसान करते हैं बोल के सोचते थे ना, सोचते थे या नहीं, बोलो तो आपका ये बागान में दिखाई देगा, वो पाव से कुचल के मार देगा, वो खराब केसु भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका जो वर्मी वॉश होता है वो भी आप स्प्रे कर सकते हो। तो ये रहा गैस, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं सर लोगों के द्वारा। घास भी नहीं है, घास भी नहीं उठे, जैसे मिट्टी से वो पानी निकल जाता है ना ऊपर में, इवापोरेशन बोलता है ना, ये स्टॉप कर देता है। जैसे अभी रात को क्या होता है, ड्यू पड़ता है, पानी थोड़ा पड़ता है ना, न्योर पड़ता है ना, न्योर जो बोलता है हम लोग, वो यहाँ पे पंचा होता है, यहाँ पे मिट्टी का मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा देता है। उसका इम्पोर्टेंस बता रहा है। ये जो मल्चिंग बोलता है ना, ये प्रोटेक्शन आपका, जैसे ये मिर्चा है, चिल्ली है, उसका जो खाद जो न्यूट्रिएंट मट्टी से जो मिलना है, उसको दूसरा घास उठेगा तो वो भी तो कंपटीशन करेगा ना, उसको भी तो खाद मतलब ये चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। लेकिन मल्चिंग डालने से वीड नहीं उठेगा,
जो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है इनको इसको ही मिलेगा, ये वन बेनिफिट। दूसरा हो गया अभी जो मॉइस्चर जो कंटेंट को कंजर्वेशन, आपका जो गीला मट्टी वो गीला रहेगा और इतना धूप होने से भी इवापोरेशन नहीं होगा, मट्टी का अंदर मतलब मॉइस्चर रहेगा। और बारिश ज़्यादा होने से बारिश ज़्यादा होने से रन ऑफ नहीं होगा, पेल के पानी बाहर नहीं जाएगा, इधर ही बैठ के अंदर में ये हो जाएगा। इंगंचा ये होका को लगनिंग ले देखो, ये किलो किलो मैंने रूट है, ये देखो ये पूरा गुटी गुटी, ये एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है। उसका काम ही ऐसा है, जितना भी दाल का जो फैमिली है ना, किलो बोलो कैम्फी बोलो, मैंने जितना दाल का फैमिली, पल्स फैमिली, उसका काम ये है। देखो लेग्यूमिनस प्लांट लेग्यूम जो प्लांट है ना, ये पूरा नोडुल्स ना, इसका मतलब ये नोडुल फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ये भी सॉइल न्यूट्रिएंट को बढ़ाता है। ये देखो ये ना हो कच्चिचम को, ये बीमार नहीं है। तो ये क्रॉप रोटेशन में हम लोग को ऐसे गेम खेलना है, कभी फी का कैटेगरी लगा दिया है, इसके बाद मेज लगाया, इसके बाद ये लगाया, ऐसा होने से क्रॉप रोटेशन करने से जो सॉइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो इंटेक्ट रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। तो ये भी एक तो एग्जाम्पल है। ये हमेशा साइड में निकलेगा। हाँ, ये रूट का साइड में निकलेगा। अगर बीच में फूल गया तो वो रूट गॉल बोलते हैं। हाँ, वो अलग, ये वो बीमारी है। ये रूट नोडुल है, साइड में लगेगा, रूट का साइड में ना। केम ना होका कोला हम तो बीमार है बोल के सोचेगा, ये काम नहीं, ये बीमार है घास तो मतलब नाइट्रोजन बीमार नहीं है। एक्चुअली प्लांट को एनपीके जो बोलता है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, असली मेजर प्लांट का न्यूट्रिएंट वही है, असली मेजर क्रॉप एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम ना। ये अभी जो रूट नोडुल्स बोलने वाला जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इधर हवा में भी है तो नाइट्रोजन इसको एब्जॉर्ब करता है, वो करके उधर न्यूट्रिएंट बना देता है। अभी नाइट्रोजन को बनाएगा हम लोग आर्टिफिशियली, हम लोग को यूरिया डालना पड़ेगा। यूरिया कौन खरीदेगा, कहाँ से खरीदेगा, कहाँ पैसा है हम लोग के पास? तो ये गेम है। नेचुरली हम लोग खरीदने का जरूरी नहीं, यूरिया हम लोग नाम रूप से खरीदने का जरूरी नहीं है। सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, जैसे होता है ना, हमें पता भी नहीं है प्लांट को ना यूरिया नाइट्रोजन लग रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन जब सिम्बायोटिक रिलेशन होता है तो जब प्लांट को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, जब प्लांट ग्रोथ होता है तब नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट होता है। तो प्लांट क्या करता है, तो रूट एक्सुडेट सिक्रेट करता है। तो जब वहाँ का राइजोस्फीयर में जो माइक्रोब्स होता है वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद ऐसे रूट नोडुल तैयार होता है और वो प्लांट को नाइट्रोजन अवेलेबल कर देता है। ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। ऐसे तो जैसे मैच्योरिटी के टाइम में वो नाइट्रोजन नहीं अवेलेबल करेंगे, तब पी और के का ही रिक्वायरमेंट होता है। तो ये जो रिलेशन होता है ना माइक्रोब्स का प्लांट का, ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। जब प्लांट को रिक्वायरमेंट होता है तभी वो अवेलेबल करके देता है। और ये कब पॉसिबल होगा, आपका सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा रहेगा। अब ये मल्चिंग किया है, ये आपका एक तो इवापोरेशन कम होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। बाद में आपका फसल निकलने के बाद वो मल्चिंग वैसा ही रहेगा, और रहने के बाद वो सड़ जाएगा और उसी में अपने सॉइल में मिल जाएगा। तो हमारा जो न्यूट्रिएंट स्टेटस है सॉइल को डेफिनेटली बढ़ जाएगा। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गुड आफ्टरनून। अच्छा, सबसे पहले ये सर, आप कहाँ से आया, थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दीजिएगा। ठीक है, मैं डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, इम्फाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा सर, आज का प्रोग्राम, आज का ट्रेनिंग के बारे में कुछ बता दीजिएगा। जो आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था, ये 1 डे फार्मर्स ट्रेनिंग एंड डेमोस्ट्रेशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ये स्पेशली नेचुरल फार्मिंग का पर ही प्रोग्राम था। इसमें रिगार्डिंग नेचुरल फार्मिंग फार्मर्स को अवेयरनेस क्रिएट करना है, एंड हाउ टू नेचुरल फार्मिंग कैसे करना है, और प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन का भी इसमें एक कंपोनेंट था, और उसी का ये ट्रेनिंग था। जो आज 1 डे फार्मर्स ट्रेनिंग एंड डेमोस्ट्रेशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ये स्पेशली फार्मर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में आज गवर्नमेंट का स्पेशली मोदी जी, जो हमारे
रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनका फोकस है कि एट द टाइम ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया, उससे हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन आजकल का जैसे डिसीज इंक्रीज हो रहा है, तो गवर्नमेंट का मोटो ये है कि नेचुरल फार्मिंग का फोकस करना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग है, इस सेंटर ने एक 1 डे का नेचुरल फार्मिंग का प्रोग्राम रखा था। इसमें किसानों को नेचुरल फार्मिंग कैसे करना है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर लॉन्गडिंग इनके कोलैबोरेशन से संपन्न हुआ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर एडीओ सर, आप भी कुछ बता दीजिएगा आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। थैंक यू। आज सिनुआ गांव में एक क्लस्टर है जिसमें सीआरपीएस भी हम लोग तैनात किया गया है। एक क्लस्टर में 2 सीआरपीएस, तो ऐसा हम लोग 6 गाँव को आज कोलैबोरेट किया है और नेचुरल फार्मिंग के बारे में जो हम लोग परंपरागत करते आ रहा है, मगर इसको हम लोग सिस्टेमेटिक वे में, नेचुरल वे में, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मैंने स्कीम से इससे हम लोग को हम लोग इससे क्या ताल्लुकात कर सकता है, इससे क्या हम लोग तालमेल कर सकता है। तो इसके लिए आज का जो ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम है लाइज विद इम्फाल से जो हम लोग का जो साइंटिस्ट आया है, तो हम लोग कोलैबोरेट करके आज का जो ट्रेनिंग है और ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम है, इसमें हम लोग बहुत सारा टॉपिक्स पे हम लोग चिंतन किया है, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी की हुआ है। इसके बाद में उन लोग को हम लोग का जितना भी पम्फलेट्स है जो नेचुरल फार्मिंग किस तरह करना है, तो हम लोग अपना लोकल डायलेक्ट्स में भी पम्फलेट बनाया है, ये सबको भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। और हम लोग का टोटल अराउंड आज 70-75 टोटल फार्मर्स यहाँ में आज का दिन में प्रेजेंट था। तो ये हमारे लिए और हम लोग का लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो हम लोग तो नेचुरल फार्मिंग करता ही है, फिर भी ये एक तो बूस्टअप हुआ है, बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि हमारा जो साइंटिस्ट जो इम्फाल से जो आया है, तो हम लोग का जो टेक्निकल इश्यू था उसको भी हम लोग को बहुत कुछ हम लोग ने क्लैरिफिकेशन करने के लिए हम लोग को ईजी हो गया है। थैंक यू। माई सेल्फ आई एम मिस्टर नाइफू वांगसू। आई एम सर्विंग एज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर लॉन्गडिंग सिंस 2 years। अच्छा सर, आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम के बारे में कुछ बता दीजिएगा। थैंक यू मेरे पर्सन। मैं जामान वांगसू, CRP सिनुआ कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, और मेरे लेफ्ट में भी मेरे पार्टनर CRP सिनुआ दानफा बोहम है। आज का प्रोग्राम काफ़ी मज़ेदार से हुआ है। मैं जैसे एक्सपेक्ट किया है उसे आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन गुड एक्सपेक्टेशन हुआ है। जैसे इम्फाल से रिसोर्स पर्सन साइंटिस्ट जो सर आया हुआ है, जैसे हम लोग ने हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस उन लोगों को जैसे बात रखा है, वैसे ही उन लोगों ने हमारे फार्मर्स लोग के लिए आज मीटिंग रखा है, ट्रेनिंग रखा है नेचुरल फार्मिंग के ऊपर में। तो वो ट्रेनिंग काफ़ी अच्छा से हुआ है। अलग अलग गाँव से यहाँ पे CRPs लोग आया है। वो लोग भी अपने अपने गांव में, जैसे आज यहाँ पे जो ट्रेनिंग मिला उसके ऊपर में अपने गांव में भी बताते जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये अभी ऑलरेडी हम लोग पहले से ही यहाँ पे परंपरा से नेचुरल फार्मिंग था ही है, बट उसका नाम तो हम लोग को इतना मालूम नहीं था कि ये नेचुरल फार्मिंग है बोल के। हम लोग को एक बार इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो आज पता चला कि हम लोग पहले से ही नेचुरल फार्मिंग था। तो उसको और बूस्ट करने के लिए आज हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस की तरफ से इम्फाल वहाँ से रिसोर्स पर्सन को लेके आया। काफ़ी खुश हुआ यहाँ के फार्मर्स लोग, और काफ़ी खुश हुआ यहाँ का CRPs जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है, वो लोग काफ़ी खुश होके गया है। आज का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी को। थैंक यू वंस अगेन। तो गाइस, थैंक यू सो मच आप सभी को हमारे वीडियो पे शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए। तो आज का वीडियो जो कि फार्मर्स लोग के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम रखा गया था, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तरफ से ये बहुत अच्छा चीज़, जो कि किस तरह से उगाया जाएगा हम लोग का सब्जियाँ, जितने भी
खेती में किस तरह से करना चाहिए उसके बारे में अच्छे से बता के गया है। और बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है और सर लोग बहुत अलग अलग जगह से आया हुआ था, तो उन लोगों ने अच्छी चीज़ सिखा के गया है, अच्छा से मतलब अच्छा से ट्रेन किया है। और उम्मीद है कि बहुत सारे विलेज से आया हुआ था यहाँ पे बच्चों का, और यही चीज़ को आज को जो सिखाया है वो उम्मीद है कि अपने अपने बस्ती में जाके वही चीज़ सिखाएंगे और वही चीज़ आज जितना भी सिखाया वही काम दोहराएंगे, वही उम्मीद है। और अभी सर लोग सब जा चुका है, आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो अब सभी ने मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया करता हूँ और मिलते हैं इसी तरह नई वीडियो के साथ में।